गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पुनः मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को पढ़ाते हुए आगे फिर हम देखते हैं कि शिक्षा पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एजुकेशन। शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया शिक्षार्थियों को चारों ओर व्याप्त वातावरण में चलती है। यह वातावरण मुख्यतः पारिवारिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय होता है। शिक्षा के प्रथम अध्याय का प्रारंभ कहाँ होता है? माता पिता एवं परिवार से होता है। अगला समुदाय में शेष अध्याय प्रांतीय, राष्ट्रीयता, वातावरण से संबंध अध्याय, जिसने वैश्वीकरण के प्रभाव से पूर्व के सभी अध्यायों पर गौन कर दिया है, क्योंकि परिवार, समुदाय, राष्ट्र सभी को इसने अपने अंदर समाहित कर लिया है। किसने? वैश्वीकरण के प्रभाव ने क्या किया कि परिवार, समुदाय, राष्ट्र सभी को इसने अपने अंदर समाहित कर लिया है। वैश्वीकरण के प्रभाव से शिक्षा की प्रारंभिक संस्थाएं, परिवार एवं समुदाय, शिक्षा की कहने का तात्पर्य कि वैश्वीकरण जो है वो आज इतने विस्तृत रूप से हमारे समाज में, विश्व में फैल गई है, जिसके कारण हम क्या हो गए हैं? सिमट के एक हमारा एक वैश्वीकरण का दुनिया पूरा एक गांव बन चुका है। वैश्वीकरण के प्रभाव से शिक्षा की प्रारंभिक संस्थाएं, परिवार एवं समुदाय विलुप्त हो रही है एवं वैश्वीकरण के प्रतिनिधि प्रौद्योगिक सूचना के संसाधन शिक्षा कार्य का संचालन कर रहे हैं। शिक्षा संस्थान क्या क्या? पहला, विद्यालय का क्या प्रभाव पड़ रहा है? वैश्वीकरण का बहुत स्पष्ट प्रभाव विद्यालयों, शिक्षा के इन औपचारिक केंद्रों पर दिखाई देता है। शैक्षिक संस्थान किन्हीं जीवन मूल्यों, आदर्शों एवं ज्ञान का केंद्र नहीं है। शैक्षिक संस्थान किन्हीं जीवन मूल्यों, आदर्शों एवं ज्ञान का केंद्र नहीं है, ये व्यवसाय का केंद्र है। यह स्थिति प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा तक है। शिक्षक भी व्यवसायी हैं। ये पैसा, पद, भौतिक संसाधन की प्राप्ति की दौड़ में लगे हुए हैं। शिक्षा संस्थानों को तेजी से बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में वैश्वीकरण एवं पश्चिमीकरण के प्रभाव से आया पैसा कमाने की भौतिकवादी उद्देश्य है। शिक्षा संस्थानों को तेजी से बढ़ती संख्या की पृष्ठभूमि में क्या है? वैश्वीकरण एवं पश्चिमीकरण के प्रभाव से आया पैसा कमाने का भौतिकवादी उद्देश्य, जिसकी पूर्ति से ये संस्थान माता पिता एवं शिक्षार्थियों को भौतिक सुख सुविधा प्रदान कर उन्हें एक प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं। इसका राष्ट्र, समाज एवं संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्या है? विदेशी शिक्षा एवं संस्थाओं का प्रवेश। विदेशी शिक्षा संस्थाओं का प्रवेश प्रभाव पड़ा कि विदेशी छाप के संस्थान तेजी से प्रवेश करते जा रहे हैं। मानसिकता यह होती जा रही है कि इसके प्रमाण पत्र, डिग्रियां श्रेष्ठतर है। कहाँ की? विदेशों की। विदेशों में शिक्षा का आकर्षण एवं विदेशों में काम पाने के लिए दौड़ भी वैश्वीकरण के प्रभाव स्वरूप है। विदेशों में काम की दृष्टि से कुछ क्षेत्र तो देखे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनकी श्रम शक्ति भारत जैसे देशों में सस्ती मिलने के कारण इसमें प्रशिक्षित लोगों को विकसित देशों में भी रोजगार के अच्छे अवसर हैं। इसी कारण क्या हो रहे हैं? विदेशी शिक्षा का झुकाव हो जा रहा है। इन सब के परिणाम स्वरूप शिक्षा का स्वरूप बदला
और उस शिक्षा की ओर ज्यादा आकृष्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि धनी एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर इन कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखना। धनी देशों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए ऋण उपलब्ध कराकर इन कार्यक्रमों पर नियंत्रण रखना है ना। इसके अंतर्गत क्या देखेंगे कि आज प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्रों तक धनी देशों के समृद्ध वर्ग के संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ऋण एवं सहयोग सारी उपलब्ध कराने के साथ ही ये अपनी शर्तों को रखते हैं। क्या रखते हैं कि ये शैक्षिक योजनाएं, कार्यक्रम इनके निर्देशानुसार चलते हैं। ये अपने नियंत्रण द्वारा इन योजनाओं के राष्ट्रीय स्वरूप को लुप्त कर देते हैं। ये अपने नियंत्रण द्वारा इन योजनाओं के राष्ट्रीय स्वरूप को लुप्त कर देते हैं। जाने अनजाने में वैश्वीकरण के ये एजेंट देश की समस्त शिक्षा प्रणाली का पश्चिमीकरण, विदेशीकरण कर रहे हैं। शिक्षा द्वारा धनी एवं गरीबों के बीच वर्ग भेद बढ़ रहा है। शिक्षण क्या हो रहा है? शिक्षा द्वारा धनी एवं गरीबों के बीच जो वर्ग भेद है बढ़ रहे हैं। शिक्षण विषयों में भौतिक जगत के विषयों का सर्वोच्च स्थान है। इन सब को जीवित रखने के लिए आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय हो। क्या हो? जीवित रखने के लिए हमारी शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय हो, राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं परंपराओं के अनुरूप हो। अब हम इसके गुण देखते हैं कि उदारीकृत शिक्षा के क्या गुण हैं और वैश्वीकृत शिक्षा के क्या गुण हैं, दोनों का क्या तालमेल है। उदारीकृत शिक्षा में क्या है? मानसिक स्वतंत्रता, जैसे हमने बताया कि लिबरलाइजेशन में क्या है? लिबरल, किसी काम को करने की स्वतंत्रता का देना। और वैश्वीकृत शिक्षा में क्या है? विश्व नागरिकता की भावना को लेकर चलना। और उदारीकृत में फिर क्या आ गया? मानवीय संस्कृति से परिचय देना। मानवीय संस्कृति, इसमें संस्कृति, सभ्यता से संस्कृति की ओर को बढ़ावा मिलती है। और वैश्विक शिक्षा में क्या है? विश्व एकता तथा शांति हेतु क्या होता है? प्रयास किए जाते हैं। और उदारीकृत में क्या है? इसके मेरिट्स कि समायोजन की क्षमता में वृद्धि का होना। और वैश्वीकृत में क्या है कि तकनीकी तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के आदान प्रदान हेतु उपयोगी। समायोजन के अंतर्गत हक्सले ने बताया, हक्सले विद्वान है, उनके अनुसार बताया कि उदार शिक्षा मनुष्य को वह ज्ञान प्रदान करती है, उदार शिक्षा मनुष्य को वह ज्ञान प्रदान करती है जो आत्म संयम प्राप्त करने तथा वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4th पॉइंट, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है उदारी शिक्षा के अंतर्गत। और वैश्वीकरण में क्या है? आर्थिक विकास में सहायक होता है। और 5th क्या है? आर्थिक विकास तथा सामाजिक गतिशीलता लाती है। और इधर क्या है? वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व स्तरीय समस्याओं के प्रति संवेदन तथा समाधान हेतु उपयोगी। विश्व स्तरीय समस्याओं के प्रति संवेदन तथा समाधान हेतु उपयोगी। नेक्स्ट क्या है? आर्थिक विकास आधुनिकीकरण में, आर्थिक विकास आधुनिकीकरण में उदारीकरण के अंतर्गत आर्थिक विकास आधुनिकीकरण में सहायक है और वैश्वीकरण में आधुनिकीकरण में सहायक है। नेक्स्ट क्या है? आदान प्रदान की प्रवृत्तियों में वृद्धि के कारण उपयोगी। आदान प्रदान की प्रवृत्तियों में वृद्धि के कारण उपयोगी। और वैश्वीकरण में क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। उदारीकरण की और वैश्वीकरण की दोनों के गुण को देखते हुए अब इसके हम थोड़ा डिमेरिट जान लें। क्या दोष है? उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को जहाँ वरदान स्वरूप माना जाता है, वहाँ एक वर्ग इसका विरोध भी करता है।
कि इन प्रवृत्तियों के आने से अर्थ की संस्कृति का जन्म अवसरवादिता इत्यादि में हो जाता है। मानवता की संस्कृति की अपेक्षा की जाती है, मानवता की संस्कृति की अपेक्षा की जाती है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में हम जी रहे हैं। उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में हम क्या हो रहे हैं? जी रहे हैं जिसके कुछ प्रभावों को हम नित्य प्रतिदिन देखते हैं। कुछ दोष हैं दोनों के, उदारीकृत शिक्षा के और वैश्वीकृत शिक्षा के। पहला क्या है? वर्गों का उद्देश्य तथा सामाजिक विभिन्नताओं की प्रवृत्ति। और इसमें क्या है? भारतीय शिक्षा की, वैश्वीकृत में क्या है? भारतीय शिक्षा की उपेक्षा करना। इसमें क्या है? उदारीकरण में शोषण की प्रवृत्ति का जन्म होता है, जिसमें जो हमने बताया था कि पूंजीपति वर्ग क्या करते हैं? पैसे के बल पे सारी डिग्रियां, और यहाँ क्या हो जाता है? अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ जाती है। और वैश्वीकृत में क्या है? लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योगों पर इस शिक्षा से क्या हो जाता है? खतरा होने लगता है। और उदारीकरण में मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी क्या होती है? मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी हो जाती है। और यहाँ क्या है? वैश्वीकरण में क्या है कि जीवन शैली में परिवर्तन होने लगता है ना? रहन सहन, लाइफ स्टाइल में उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन। और इधर उदारीकरण में क्या है? हस्तकार्यों की अपेक्षा तथा इनके प्रति क्या होता है? घृणा का भाव जन्म ले रहा। हस्तकार्यों की उपेक्षा तथा उनके प्रति घृणा का भाव का जन्म हो जाता है। और इधर वैश्वीकरण में क्या है कि सांस्कृतिक विलंबना अर्थात अभौतिक संस्कृति के विकास की गति का क्या होने लगता है? मंद होने लगता है। कहने का मतलब अभौतिक संस्कृति का विकास मीन्स ये रूढ़िवादिता, अंधविश्वास प्रवृत्ति के लोगों का क्या है? वैश्वीकरण के कारण विलुप्त होता है और लोग अपने जीवन शैली में परिवर्तन को ले आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मानवीय संवेदनाओं का हनन। मानवीय संवेदनाओं का इसमें हनन होने लगता है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के अंतर्गत देखेंगे तो सांस्कृतिक संकलन द्वारा अच्छे बुरे को भेद न समझकर अपने में सांस्कृतिक प्रदूषण समझकर अपनाने में सांस्कृतिक प्रदूषण करते हैं। और इसमें क्या है? उदारीकरण में शिक्षा का बाजारीकरण हो जाता है ना? शिक्षा का बाजारीकरण होता है। और वैश्वीकरण में क्या है कि शिक्षा मात्र क्या हो जाती है? व्यवसाय बनकर रह जाती है। उदारीकरण में हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में सुधार हेतु क्या होते हैं? आए दिन बाधा होती है। पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में सुधार हेतु बाधा होती है। और इसमें क्या है? शिक्षा की अव्यावहारिकता। शिक्षा की वैश्वीकरण के प्रभाव से क्या है? शिक्षा की अव्यावहारिकता मिलती है। संस्कृति का धीरे धीरे क्या होने लगता है? ये विघटन होने लगता है, परिवार का विघटन होने लगता है। उससे क्या हो जाती है? शिक्षा की अव्यावहारिकता ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय शिक्षा हेतु बाधा उत्पन्न हो जाती है। भारतीय शिक्षा हेतु बाधा उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें क्या है? वैश्वीकरण में शिक्षक छात्र आदर्श संबंधों का अभाव हो जाता है। शिक्षक छात्र आदर्श संबंधों का अभाव हो जाता है, क्योंकि ये पश्चिमीकरण को अपनाने लगते हैं। और उदारीकरण में और क्या है? स्वास्थ्य परता की भावना हो जाती है। लेकिन वैश्वीकरण में क्या है? सादा जीवन, उच्च विचार का हास मीन्स कमी आने लगता है। और नेक्स्ट क्या है? मनुष्यों की ऐसी शिक्षा के द्वारा स्व केंद्रित और अव्यावहारिक हो जाता है। मनुष्य की ऐसी शिक्षा के द्वारा स्व केंद्रित और अव्यावहारिक हो जाना है। और इधर क्या है? अंग्रेजों वैश्वीकरण में क्या है? अंग्रेजों का अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आप लोग सारे पॉइंट को नोट करते जाइएगा। लघु उद्योगों का विनाश हो जाता है। उदारीकरण के कारण जब स्वतंत्रता मिलती है मानव को, तो लघु उद्योग धंधों का क्या हो जाता है? यहाँ पर विनाश हो जाता है।
वैश्वीकरण में इंटरनेट तथा तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि हमने वैश्वीकरण में बताया भी था कि सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों है। तो यहाँ इंटरनेट तथा तकनीकी ज्ञान का दुरुपयोग भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है गुणवत्ता का ह्रास शिक्षा में, है ना। उदारीकरण के अंतर गुणवत्ता का धीरे धीरे कमी हो जाना शिक्षा, और वैश्वीकरण में क्या है, प्रतिभाशाली या प्रतिभावान छात्रों को प्रतिभा का सदुपयोग न हो पाना। और उदारीकरण में क्या है कि भ्रष्टाचार का जन्म शिक्षा में हो जाता है। क्या हो जाता है, वो क्या सोचते हैं कि विदेशी शिक्षा, अच्छे शिक्षा संस्थान से हम अपनी डिग्रियों को ऐसे ही पैसे के बल पे खरीद लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, भ्रष्टाचार का जन्म हो जाता है शिक्षा में। और यहाँ पर वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या पाया जाता है, छात्रों से ठगी विदेशी डिग्री के मामले में क्या होते हैं, लाभ। छात्रों से ठगी विदेशी डिग्री में लाभ होता है। तो यहाँ हम देख लिए कि दोनों में दोष क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, भूमंडलीयकरण के इस दौर में शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी, इन तीनों महंगे, कौन कौन, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी, इस तीनों का इन महंगे निजी संस्थानों के कारण मानसिक तथा आर्थिक शोषण प्रायः क्या हो रहे हैं, आर्थिक शोषण हो रहा है। ऐसे रवैये के बीच करोड़ों लोगों को निरक्षरता के अंधेरे में डुबाए रहकर हम सूचना प्रौद्योगिकी की चमक कहाँ बिखेरना चाहती है। अब हम इसके शैक्षिक आयाम को देखेंगे, जो हमने बताया कि क्या क्या इसके माप है, वैश्वीकरण की शिक्षा को कैसे हम मापते हैं। शैक्षिक परिवर्तन हेतु काफी भूमिका वैश्वीकरण की जो प्रवृत्ति है वो क्या किया है कि शैक्षिक आयामों में परिवर्तन काफी भूमिका निभाई है। क्या क्या निभाई है कि 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीन अधिकारों के कारण क्या हो गया, क्रांति आ गई। और अब एक क्लिक कर, है ना, क्या हम करते, अब एक क्लिक कर देश विदेश की सूचनाएं हम क्या है, चंद सेकंड में प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक देश तथा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ सके। वर्ष 1951 में जेम्स टेलर अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट ज्ञान भीतरी खजाना के नाम से प्रकाशित किया है, जिससे वैश्वीकरण हेतु शिक्षा तथा शिक्षा का वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण नवीकरण बनाने हेतु 4 स्तंभों में सुझाव दिए गए। कौन कौन, जानने हेतु अधिगम, है ना, लर्निंग टू नॉलेज, क्रिया हेतु अधिगम, लर्निंग टू डू, अधिगम अस्तित्व हेतु अधिगम, लर्निंग टू बी, साथ साथ रहने हेतु अधिगम, लर्निंग टू लाइव टुगेदर। जानने हेतु अधिगम, इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, इसका तात्पर्य क्या है, जानने हेतु अधिगम का ज्ञान प्राप्त करना, अधिगम का ज्ञान प्राप्त करना। इसके अंतर्गत सीमित तथ्यों, विषयों के सामान्य ज्ञान को व्यापक तथा गहन रूप में सीखना है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया, जैसे हमने बताया, उसमें कभी विराम नहीं लगता। ये क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। अधिगम को जानने से अध्ययन हेतु प्रोत्साहन मिलता है। क्रिया हेतु मीन्स कार्य करने से अधिक सीखते हैं। कार्य करने से व्यावसायिक तथा भाषिक कौशलों का विकास होना। करके सीखने से ऐसे कौशलों तथा क्षमताओं का विकास होता है जिनका उपयोग अनेक नई परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ कुशलता से कार्य कर सकते हैं। अस्तित्व हेतु अधिगम, शिक्षा का लक्ष्य होता है, इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, अस्तित्व, है ना, अपने अस्तित्व को कैसे इस कमी को पूरा करना है। शिक्षा का लक्ष्य होता है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास, इसके लिए कुछ परिस्थितियों को दिया गया है। व्यक्ति को कार्य करने की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति के उत्तरदायित्व के निर्वाह का विकास होना चाहिए। क्या क्या है,
व्यक्ति को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, व्यक्ति के उत्तरदायित्व के निर्वाह का विकास होना चाहिए। व्यक्ति के संपूर्ण विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा द्वारा निम्नलिखित गुणों का विकास होता है। क्या क्या? तार्किक योग्यता, है ना, लॉजिकल तार्किक योग्यता, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और संप्रेषण क्षमताएं भी आती है, श्रवण शक्ति भी होती है, शारीरिक क्षमताएं भी होती हैं, और सौंदर्यानुभूति मूल्य भी बढ़ते हैं। और थर्ड क्या है? अधिगम के साथ रहना। अधिगम की प्रक्रिया के साथ प्रायः हम क्या देखेंगे? रहकर सीखने से अन्य व्यक्तियों को समझने का अवसर मिलता है, आंतरिक निर्भरता का बोध होता है, और अन्य व्यक्तियों को अच्छे कार्यों की सराहनीय प्रवृत्ति विकसित होती है। सहयोग की भावना का विकास होता है। क्या क्या होता है? आंतरिक निर्भरता का बोध होता है, अन्य व्यक्तियों को अच्छे कार्यों की सराहनीय प्रवृत्ति विकसित होती है, सहयोग की भावना का विकास होता है। उपरोक्त वर्णित सभी प्रयास शिक्षा का भूमंडलीकरण करने हेतु वैश्विक स्तर पर किए गए हैं। विश्व के समस्त देशों की शिक्षा को वैश्विक पहचान देने का प्रयास तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करने की कोशिश ही शिक्षा के भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति का परिचायक है। वैश्वीकरण के प्रभाव में आज शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन आर्थिक मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। क्या क्या? पाठ्यक्रम तथा वैश्वीकरण, इसमें क्या है? बदलाव आने चाहिए। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा विश्व शांति, अवबोध तथा नागरिकता का पाठ, स्वास्थ्य तथा औषधि के द्वारा तकनीकी तथा विज्ञान से लैंस पाठ्यक्रम, विश्व इतिहास, भूगोल, संस्कृत, महापुरुष इत्यादि का ज्ञान कराना, और वैश्विक परिवेश में अनुकूलन की योग्यता को संपन्न पाठ्यक्रम, प्रबंधन प्रणालियां, कार्य योग तकनीकी तथा उपकरण, आंतरिक तकनीकी, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण विधियों तथा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण हेतु विद्यालय शिक्षण में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के मुख्य अंग विज्ञान, तकनीकी, कंप्यूटर तथा इंटर आदि है। शिक्षण विद्या कैसी होनी चाहिए? इस प्रकार: सेमिनार विधि, क्रिया विधि, प्रदर्शन तथा प्रयोगात्मक विधि, ट्यूटोरियल विधि और स्वानुभव विधि, और अनुदेशन तथा इंटरनेट प्रयोग विधि और ह्यूरिस्टिक विधि। छात्र शिक्षक संबंध तथा वैश्वीकरण। वैश्वीकरण हेतु शिक्षा तभी स्पष्ट और प्रभावी हो पाएगी जब छात्र शिक्षक क्या होंगे? संबंध प्रगाढ़ होंगे। शिक्षक छात्र की समस्याओं का निदान करने के साथ साथ उचित मार्ग भी दिखाएंगे। शिक्षकों को वैश्वीकरण के लिए शिक्षा प्रदान करने में क्या है? निर्वहन हेतु तत्पर रहना चाहिए। शिक्षक की भूमिका क्या है? सबसे पहले परामर्शदाता होनी चाहिए, शिक्षक होनी चाहिए, फिर अभिप्रेरक होनी चाहिए, निर्देशक होनी चाहिए, सहायक, ज्ञान संप्रेषक, उत्पादक, आत्मघातक एवं कोच। इस प्रकार क्या कर सकते हैं? जो परामर्श शिक्षक है ना, ये आत्मघातक, ज्ञान संप्रेषक, सहायक इत्यादि से क्या करे? शिक्षक ही छात्रों में जिज्ञासा, अन्वेषक, मानव मूल्यों के प्रति बढ़ता तथा स्वानुशासन की नींव डालने में सक्षम हो सकेंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में पुनः हम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डाल लें कि शिक्षण विधियां तथा वैश्वीकरण के विषय में लिखिए, वैश्वीकरण के शैक्षिक आयाम को बताइए, वैश्वीकरण के गुण दोषों को बताइए, और वैश्वीकरण से आप समझते क्या है, उदारीकरण और वैश्वीकरण के दोनों में गुण क्या क्या है। चलिए इसी के साथ हम क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में हम पुनः आपकी सेवा में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वैश्वीकरण से रिलेटेड सारे अगर टॉपिक समझ में आ गए हो तो आप लाइक करें एवं सब्सक्राइब